इससे पहले वीडियो में हम लोग ये सभी दर्पण के बारे में जान चुके थे कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या है। सभी यहाँ पे दर्पण के बारे में और समतल दर्पण ऊपर भी हम लोग देख चुके थे। तो जिनका भी ये वीडियो छूटा होगा, पिछले वीडियो में जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषा, मेन मेन परिभाषा है जो ये सब को देख लेंगे कि कहते किसे हैं, और अच्छे से आपको ये सब करा देंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, इसमें पहला है ध्रुव। ये तो दर्पण का मेन फिगर हो गया कि गोलीय दर्पण होता कैसा है। गोलीय दर्पण ऐसा होता है जिसके एक साइड इधर अंदर की ओर पेंट होता है और एक साइड बाहर की ओर, और यहाँ से कट लगा लिया जाता है। यहाँ से उधर काट देंगे और यहाँ से इधर, और एकदम काट के अलग अलग कर देंगे तो दो ठो दर्पण बन जाएगा। इधर वाला दर्पण हो जाएगा उत्तल दर्पण और इधर वाला दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। तो इन्हीं सब में एक ही में हम गोलीय दर्पण बना दिए हैं। और इसमें भी आपको परिभाषा बता दे रहे हैं कि पहला है ध्रुव। पहला है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव देखिए, यहाँ पे ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। तो यहाँ से हम बोले हैं ना अलग अलग दर्पण हो जाएगा। तो एक दर्पण का ध्रुव इधर और एक दर्पण का ध्रुव इधर। तो ध्रुव कहते किसे हैं वो देखिए, यहाँ पे है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ये देखिए गोलीय दर्पण हो गया। दर्पण में अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो ये कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के बीच वाले को, यानी देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, यानी इस दर्पण के मध्य बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे। तो इसको क्या कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है। ठीक। तो आगे है प्रधान अक्ष। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष का परिभाषा देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। ये देखिए, ये हो गया ध्रुव, ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। यानी इस लाइन को क्या कहेंगे? इस लाइन को तो प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक। प्रधान अक्ष का भी आप लोग देख लिए। बस एकदम आकृति में पीसी प्रधान अक्ष है, यानी कि पी से सी तक की दूरी को क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष। यहाँ से एक बार आपको देख लेना है कि कौन किसे कहा जाता है। ठीक। अगला है वक्रता केंद्र। यहाँ पे अगला वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहते किसे? परिभाषा देखिए कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का केंद्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र भी इसको बोल सकते हैं। दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र भी कहते हैं इसको। देखिए यहाँ फिगर में कि गोलीय दर्पण जिसका भाग है ही, उसके केंद्र को, यानी कि जो सेंटर है ना जिस गोले का, वृत्त के केंद्र को केंद्र कहा जाता है। उसी तरह से इस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। बस नॉर्मल परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए फिगर में सी है, ये हो गया वक्रता केंद्र किया जाता है। ठीक। आगे है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए दर्पण हो गया और यहाँ पे हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। ये इसके त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या को सेंटर से ही नापा जाता है। यदि कोई वृत्त है, मैथ में पढ़े होंगे, तो सेंटर से यहाँ की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। तो वही दर्पण में इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। मैथ में त्रिज्या बोला जाता है और फिजिक्स में इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक। और ये फोकस दूरी का दोगुना होता है। फोकस दूरी का दोगुना होता है। किसका दोगुना होता है? तो फोकस दूरी का। फोकस दूरी कहते किसे है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है फोकस दूरी। यहाँ पे होता है फोकस दूरी। तो ये सब कुछ परिभाषा थे जिनको देख लेना है आपको। और आगे अब इसमें हम देखेंगे, अगला इसमें है कि मुख्य फोकस। यहाँ पे देखिए फोकस है। फोकस का ही दूसरा नाम होता है मुख्य फोकस। फोकस का ही दूसरा नाम मुख्य फोकस कह लीजिए, या फोकस कहिए, या नाभि कहिए, या नाभ्यंतर कहिए, इसका ही सब नाम होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको ही जाना जाता है। तो ये कहते किसे? वो देखिए, तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। देखिए ये हो गया दर्पण, इसके प्रधान अक्ष हो गया ये वाला, और इसके समानांतर देखिए ए बी है। ए बी एक समानांतर किरण आ रही है जो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजर जा रही है। तो वहीं कहा गया है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस। यानी कि यहाँ वाला हो जाएगा फोकस। और इसमें एक चीज है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि ये फोकस और ये ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पे भी है कि एफ, इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? तो एफ द्वारा सूचित किया जाता है। आगे है कि गोलीय दर्पण का अभिमुख या द्वारक, मतलब कि गोलीय दर्पण का अभिमुख या द्वारक किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण की
चौड़ाई को, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को अभिमुख या द्वारक कहते हैं। जैसे कोई गोलीय दर्पण है, इसकी चौड़ाई यहाँ से कोई गोलीय दर्पण है, इसकी चौड़ाई यानी कि चौड़ाई ये हो गया, यानी कि एम और एम डैश, इसके द्वारक यही ना द्वार हुआ, तो गोलीय दर्पण के द्वारक को अभिमुख या गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत छोटा है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को अभिमुख या द्वारक कहते हैं। आप इसको देख लीजिएगा, इसे एम एम डैश द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, आगे है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित, वस्तु दूरी में क्या होगा कि दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित कोई वस्तु और कोई ध्रुव के बीच, कोई वस्तु और ध्रुव, कोई नहीं और ध्रुव, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पर स्थित कोई वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये वाला कोई दर्पण है, और यहाँ पे कोई वस्तु है, जे वस्तु है मान लीजिए, या कुछ भी वस्तु है, यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को, यानी ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहा जाता है। और इसे यू द्वारा, इसे किसके द्वारा, तो यू द्वारा, इसे यू द्वारा लिखा जाता है, इसे यू द्वारा सूचित किया जाता है। और यू हमेशा बायां साइड होता है, इसलिए ई हमेशा माइनस में होता है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में होती है। आगे आप पढ़िएगा क्या बोला जाता है उसको, शून्य परिपाटी, तो उसमें आपको पता चलेगा। ठीक, अब ये प्रतिबिंब दूरी, ये हुआ जस्ट वस्तु दूरी। अब आगे आएगा प्रतिबिंब दूरी। एकदम इजी है कि प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई प्रतिबिंब बन गया है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी। वस्तु दूरी में भी वही था कि वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु दूरी, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी द्वारा लिखा जाता है, और भी कभी प्लस भी हो सकता है और कभी माइनस भी हो सकता है। तो आगे आप लोग को इसको जानना है। अभी यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, इनको आप लोग याद रखिए कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक, यहाँ पे कह रहा है कि वास्तविक या काल्पनिक रूप से फोकस से जाती है। मतलब कह रहा है कि अगर प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आ रही है, तो टकराएगा तो गारंटी है कि फोकस से ही जाएगा वो, या तो वास्तविक ये अभी जा रहा है वास्तविक, वास्तविक मतलब कि दिख रहा है डायरेक्ट, या काल्पनिक। देखिए जिससे कि ये उत्तल दर्पण में यहाँ से आएगा तो टकरा के ये वापिस चला जाता है, मतलब दूर की ओर जाता है। इसको कल्पना करके लाया जाता है कि ये कहीं एक बिंदु पर कट रहा होगा, तो ये हो गया काल्पनिक रूप से फोकस पे जा रहा है, और ये वास्तविक रूप से फोकस पे जा रहा है। तो कहने का मतलब वही है कि किसी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक या काल्पनिक रूप से फोकस से जाती है। तो आपसे पूछेगा कि कोई क्वेश्चन कि दर्पण से के समानांतर यदि कोई किरण आ रही है, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, तो आंसर होगा उसका फोकस से। आगे है इसमें 2 नंबर में नोट कि किसी गोलीय दर्पण में यदि किसी प्रकाश को फोकस से भेजा जाता है, तो वो वास्तविक या काल्पनिक रूप से प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें कह रहा है कि अगर समानांतर जाएगा तो फोकस से जाएगा, और इसमें कह रहा है कि फोकस से अगर भेजा जाता है, यहाँ से देखिए ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है नीचे की ओर, तो ये पैरेलल हो गया, टकराने के बाद कैसे हो गया, पैरेलल, यानी कि फोकस से आया, यहाँ फोकस है, फोकस से आया तो ये समानांतर हो गया। उसी तरह से इसमें भी यदि कोई किरण आ रही है यहाँ से ये ऊपर वाला है, मेन ऊपर वाला है, यदि कोई फोकस के समानांतर आ रही है, काल्पनिक रूप से ही आ रही है लेकिन आ रही है ना, तो टकराने के बाद सीधे कहाँ चल जाएगा, इधर की ओर, यानी कि समानांतर हो जाएगा। यही इसमें कह रहा था। तीसरा नोट है, यदि प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाए, तो वह दर्पण के प्रधान अक्ष, दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। मतलब कह रहा है कि यदि कोई किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाएगा, तो जिस रास्ते से वो आएगी उसी रास्ते पे लौट जाएगी। मतलब जैसे ही आ रहा है इधर से, वैसे ही दर्पण से यहाँ से टकराया, टकराने के बाद फिर से इसी रास्ते पे उधर की ओर लौट जाएगी। कहाँ भेजा जाएगा, तो सी पे, यानी वक्रता केंद्र पे भेजा जाएगा, तो ऐसा होता है। ठीक, अगला है कि यदि गोलीय दर्पण में किसी किरण को ध्रुव से भेजा जाए, ध्रुव यानी कि पी से भेजा जाए, तो किरण आएगी, मतलब भेजा जाए तो जितने कोण पर किरण आएगी उतने ही कोण पर लौट जाएगी। मतलब जितने डिग्री के कोण पर यहाँ से आया झुकता हुआ, मतलब जैसे आएगा वैसे ही लौट जाएगा। मतलब जितने, मान लीजिए कि कोण आई पे आया तो कोण आर पे चला जाएगा, यानी कि आई बराबर आर यहाँ पे भी हो जाएगा, परावर्तन का नियम यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक ना, कहाँ भेजा जाएगा, तो ध्रुव पे भेजा जाएगा, तब ऐसा होता है। ठीक, आगे है क्वेश्चन। अब है ये सब क्वेश्चन है आपको कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। 2 नंबर के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, ये हो गया अवतल दर्पण, इसके प्रधान अक्ष मतलब ये वाला प्रधान अक्ष के समानांतर, ये हो गया प्रधान अक्ष, इसके समानांतर आपतित किरण, देखिए यहाँ से आया है, यहाँ से भी ये जा रहा है तो समानांतर, ये नीचे भी एक यहाँ है तो समानांतर है, और ये वाला भी समानांतर ही है। तो प्रधान अक्ष के कह रहा है वही कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। देखिए
ये टकराया एक बिंदु पे, यहाँ पे आके लड़ रहा है, ये सब कहाँ आके लड़ रहा है, यहीं पे आ रहा है, देखिए यहाँ से ही गया है ऐसे, टकराया और टकराने के बाद कहाँ से गुजर गया, फोकस से। नीचे से भी कोई किरण गया है, ये यहाँ पे जाने के बाद, टकराने के बाद सीधे कहाँ से गुजर गया है, फोकस से। मतलब सब कहाँ पे जा रहा है, फोकस पे। तो एक ही बिंदु पर आ रहा है, यानी अभिसरित हो रहा है, जिसके कारण इसको क्या कहेंगे, अभिसारी। फिर से परिभाषा देख लीजिए कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, जिस कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जिस कारण अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण जस्ट इसका अपोजिट है, जैसे अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। वो हो गया अभिसारी और ये हो गया अपसारी। इसका देख लीजिए परिभाषा क्या है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद काल्पनिक रूप से, कह रहा है काल्पनिक रूप से, तो काल्पनिक रूप से यहाँ डॉट लाइन से बनाया भी गया है, काल्पनिक रूप से एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, जिस कारण उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। देखिए ये सब आ रहा है, टकराने के बाद उधर ही चला जा रहा है, उधर ही चला जा रहा है, लेकिन इसको कल्पना करके लाया जा रहा है कि एक बिंदु से निकल रहा है, जिस कारण इसे क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण, अपसारी, अभिसारी नहीं अपसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि निकल रहा है ऊपर की ओर, इसलिए अपसारी। अब यहाँ पे है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों एक ही बार में, कि इसको याद रखिएगा कि इसमें काफी महत्वपूर्ण है इस ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में इससे काफी नंबर बनेंगे, अंतर में भी आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए क्या करा है, समतल दर्पण में कह रहा है कि सतह समतल होता है, मतलब समतल दर्पण का सतह कैसा होता है, तो इसका सतह समतल होता है। उत्तल दर्पण का सतह उठा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण का सतह उठा हुआ रहता है। अभी तक जितना भी सब दर्पण का पढ़ाई हुआ है, वो एक ही बार में यहाँ पे थोड़ा सा ही में खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे कि समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो वो समतल दर्पण का सतह समतल होता है, उत्तल दर्पण का सतह उठा हुआ रहता है, और अवतल दर्पण का सतह धंसा हुआ रहता है। क्या रहता है, धंसा हुआ। बाकी आगे इसमें था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर होता है, और उत्तल दर्पण में था कि प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, सीधा होता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में क्या था कि सब बनता है। सब कहने का मतलब कि सभी प्रकार का प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, सीधा ही बनेगा, मतलब सभी प्रकार का किसमें बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। इसमें कह रहा है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है, यानी कि जितना दूर वस्तु रहेगा उतना ही दूर प्रतिबिंब रहेगा। किस दर्पण में, तो समतल में। समतल में ये चीज होता है। उत्तल में कहता है कि उत्तल में कोई फिक्स नहीं है, वस्तु कहीं भी रखिए उसका प्रतिबिंब कहीं भी बन जाएगा। और वही ठीक अवतल में भी होता है कि वस्तु कहीं रहेगा, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। उसके लिए न्यूमेरिकल के बनाइएगा, तब पता चलेगा कि वस्तु कहाँ है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और न्यूमेरिकल आगे आपको इस वीडियो में ही मिल जाएगा। आगे है इसका उपयोग के रिलेटेड कि चेहरा देखने में समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये समतल वाला है, ये उत्तल वाला है, अवतल वाला, याद रखिएगा। तो इसमें है कि समतल दर्पण का उपयोग स्वरूप में और चेहरा देखने में किया जाता है, ठीक। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है कि पश्च दृश्य, यानी कि साइड मिरर, यानी कि पीछे का दृश्य देखने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या स्ट्रीट लाइट में भी उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण में था कि हजामती दर्पण या सोलर कुकर में या सौर भट्टी में या चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, या अग्रद्वीप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब जितना आप लोग पढ़े हैं उसी का ये सब शॉर्ट में था। तो इसके आगे जस्ट देखिए क्या है। अब क्वेश्चन है कि बिना स्पर्श किए, क्वेश्चन ही कई बार पूछ देता है कि बिना स्पर्श किए समतल, उत्तल, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। मतलब कि टच नहीं करना है, सिर्फ देख के बताना है कि कौन सा दर्पण समतल है, कौन सा दर्पण उत्तल है और कौन सा दर्पण अवतल है। इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो देखिए आंसर में क्या लिखेंगे कि तीनों दर्पण के सामने एक ही वस्तु को बारी बारी से ले जाने पर, यदि, देखिए मान लीजिए दर्पण को तो छूना नहीं है, तो उसके सामने कोई वस्तु ले जाएंगे, ठीक। तीनों दर्पण के सामने एक ही वस्तु को बारी बारी से ले जाएंगे, तो यदि यदि अब एक नंबर, यहाँ से एक नंबर डाल के लिखना है कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल होगा। समतल दर्पण में ये वाला हम गुण आपको लिखवाए थे कि समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो उसी से पहचाना जाएगा कि तीनों वस्तुओं को ले जाएंगे। यदि काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर बनता है तो दर्पण कौन सा होगा, समतल होगा, ठीक। और दूसरा में कह रहा है कि यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा बन जाए, यहाँ पे देखिए दर्पण के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर बन रहा है दर्पण में, और यहाँ पे है कि वस्तु से छोटा हो तो दर्पण उत्तल होगा। यदि छोटा प्रतिबिंब बन गया तो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, पहचाना जाएगा। और यदि प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बन जाए, वस्तु से बड़ा बन जाए तो दर्पण अवतल होगा। इस तरह से हम एकदम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन दर्पण कौन सा है। इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए गुण हमें याद होना चाहिए कि किस दर्पण का क्या गुण है। अब इसी के अपोजिट एक क्वेश्चन पूछता है
कि बिना देखे, ये तो था देख के, ये तो देख के था कि छूना नहीं है, सिर्फ देख के बता देना है। तो देख के तो प्रतिबिंब वाला थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन यहाँ एकदम इजी पूछ देता है एक ठो कि बिना देखे समतल उत्तल अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। अब इसमें देखना नहीं है, बस हाथ से छू के बता देना है। तो ये तो सबको ही आराम से आसानी से एकदम बता देगा कि तीनों दर्पणों को बारी बारी से स्पर्श करने पर, मतलब तीनों दर्पणों को हम टच करेंगे, उसके बाद यदि दर्पण का सतह बराबर आभास हो, यानी कि बराबर लगे, मतलब किसी चीज को छुइएगा तब पता चल जाएगा कि बराबर है कि उच्च खाला है कि कैसा है। तो यदि छूने पर बराबर बराबर महसूस हो तो दर्पण कौन सा होगा, समतल। आभास हो या महसूस हो तो दर्पण कौन सा होगा, समतल होगा। ठीक, इसी के जस्ट अपोजिट, यदि दर्पण को छूने पर, यानी कि दर्पण का सतह धंसा हुआ हो, मतलब उसको टच करेंगे और दर्पण का सतह यदि लग रहा है कि धंसा हुआ है, धंसा हुआ, तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, दर्पण अवतल हो जाएगा। धंसा हुआ है तो अवतल हो जाएगा। यदि दर्पण उठा हुआ आभास होगा तो उत्तल हो जाएगा। एकदम इजी, एकदम इजी। और ये सब पूछता है, जो चीज इजी रहते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो ये सब आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। जिनका भी छूटा होगा अब उनका कोई बहाना नहीं रह जाएगा कि हमारा छूटा है। यहाँ से सब लोग देख लेंगे। आगे है इसमें कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां, तो ये हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे स्थितियों के बारे में। तब तक के लिए आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, और जो लोग अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।